चलिए चलिए दोस्तों, स्वागत है सभी का दीपिका क्लासेस में। मैं सौरभ पाठक हिंदी लिटरेचर के लिए आया हुआ हूँ। साहित्य किसी भी भाषा का हो, चाहे हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, संस्कृत का हो, उर्दू का हो, काफ़ी लंबी परंपरा होती है। मैंने अभी आपसे अगर पूछूं कि भाषा क्या है, तो भाषा होती है विचारों अभिव्यक्ति का माध्यम, कहलाता है भाषा। और भाषा का लिखित रूप जो होता है वो कहलाता है लिपि। ठीक है, तो आप कोई भी भाषा का साहित्य पढ़ें तो उसकी बेसिक चीज़ें अगर आपको पता नहीं होंगी तो आप साहित्य पे नहीं पहुंच सकते। तो किसी भी साहित्य को, या किसी भी, जैसे अपना हिंदी साहित्य है तो उसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले होता है आपका भाषा खंड। सबसे पहला खंड कौन सा कहलाता है? भाषा खंड। मैंने बताया कि अगर हम केवल बोले म्याऊं म्याऊं तो कुछ समझ पा रहे हैं आप, लेकिन अगर आपको म्याऊं म्याऊं समझ में आने लगे और आप भी मुझसे म्याऊं म्याऊं बोले तो धीरे धीरे भाषा लिपि से होते, भाषा आगे चल के बोली से होते हुए भाषा बन जाती है बड़े पैमाने पर। फिर हमको देख के सब लोग बोलें तो वो एक अलग मसला है। अब इस पे अपन आते हैं तो सबसे पहले किसी भी भाषा में कौन सा खंड आता है? भाषा खंड। भाषा का लिखित रूप मैंने अभी आपको क्या बताया? लिपि। तो लिपि जो होती है, अगर अपन उसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या बनते हैं? व्याकरण खंड। और नंबर 3 पर आता है साहित्य खंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। आप बताएं। अच्छा, आप तो ठीक है, आचार्य शुक्ल ने नहीं कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि भाषा या साहित्य जो होती है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। उसमें मैंने एक बात और ऐड कर दी कि सिनेमा और साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य आता है। व्याकरण के नियमों से जो चीज़ें बनती हैं, जो चीज़ें व्याकरण से बनी होती हैं, वो कहलाती हैं गद्य। और जहाँ पर व्याकरण के नियमों का उल्लंघन हो वो क्या कहलाते हैं? पद। और अगर गद्य और पद दोनों को मिला दिया जाता है तब बनता है चंपू काव्य। तो इसको अपन कितने भागों में बांट देते हैं? प्रायः 3 भागों में। सबसे पहले आ जाता है गद्य खंड, फिर आ जाता है पद्य खंड, फिर आ जाता है आपका चंपू काव्य। ये परिचर्चा इसलिए शुरुआत की कि आखिर है क्या भाषा? हिंदी साहित्य हो, संस्कृत हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी साहित्य होता है तो क्या एकदम से साहित्य बन जाता है? पहले तो सबसे पहले भाषा का जन्म होता है। भाषा, लिपि, व्याकरण सबसे होते हुए आगे मानक भाषा बनती है। आज की अपनी जो पहली क्लास है उसका मुख्य उद्देश्य जो है सिलेबस डिस्कशन करना है। आप अगर सिलेबस को एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले, ये तो आपका भाई, आप सभी लोगों को पहली बात तो बधाई हो क्योंकि आप लोगों ने पात्रता परीक्षा निकाली है और अब सीधे चयन परीक्षा है। पर चयन परीक्षा इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि छन्ना लग के, एक छन्ना तो लग गया है जिसमें बहुत सारे लोग बाहर हो गए हैं, अभी दूसरा छन्ना है और इसमें जितने पद आएंगे उतने लोग ही अंदर जाएंगे, उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकते और कंपटीशन तगड़ा है। पर ठीक है, डरने की बात नहीं है। अगर अपन इसमें देखें कि सिलेबस में क्या क्या है तो आप देखेंगे सबसे पहले यूनिट का नाम है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कि है क्या हिंदी, आई कहाँ से, कैसे विकसित हुई? जब मैं पहली क्लास स्टार्ट करता हूँ तो पहली 1-2 क्लासेस मैं लेता हूँ सीधे सिलेबस एनालिसिस। पढ़ाई के दौरान सबसे अच्छे मित्र अगर कोई होते हैं तो वो होते हैं अनसॉल्व्ड पेपर और सिलेबस। सिलेबस से पता चलता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, वो क्या क्या आ चुका है, कैसा आता है, इसका पता हमको लगता है अनसॉल्व्ड पेपर से। तो जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं उनसे निवेदन यही करूंगा कि पर डे कम से कम 2 टेस्ट पेपर लगाएं। टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं पे आपको दीपिका में भी अवेलेबल होगी, ज्वाइन करें और उसको लगाएं। तो पहला खंड जो है
वो कहलाएगा आपका इकाई। आपकी पहली बात तो है कि 20 यूनिट में बांटा गया है। 20 यूनिट में कहने के लिए तो 20 यूनिट है, लेकिन पूरा हिंदी लिटरेचर समाया हुआ है इसमें, और अगर आप गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी भी पार नहीं पा पाएंगे। अब पहली इकाई, या अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि भाषा खंड है, फिर व्याकरण खंड है, और फिर साहित्य खंड है। तो इसमें अगर आप देखें तो पहले आपको भाषा की समझ होनी चाहिए कि हमारी भाषा विकसित कैसे हुई, कौन कौन सी भाषाओं से होती गुजरती हुई, क्योंकि हमारे देश की सारी भाषाओं की जन्मभूमि या जननी जो है, जन्मभूमि तो भारत महान है ही अपना, और इनकी माँ कौन है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृत या हिंदी भाषा की माँ कौन है, हिंदी की जननी कौन है, तो अकेले हिंदी की नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृत। इसलिए संस्कृत को क्या कहा गया, देव भाषा कहा गया। ठीक है, देव भाषा। अब संस्कृत के बाद बहुत सारी भाषाएं होते हुए निकली, फिर आया हिंदी आई, फिर लिपि का विकास हुआ होगा, लिपि में फिर व्याकरण आई। तो 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले आपका आएगा भाषा, चूंकि अपन यहाँ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा आपका भाषा खंड। दूसरा क्या आता है, व्याकरण खंड। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है साहित्य। अब सीधे आपने क्या पढ़ना चालू किया, हिंदी साहित्य। तो अगर ये 2 चीजें आपकी तैयार नहीं होंगी तो क्या आप कर लेंगे। इसलिए यूनिट का डिवाइडेशन अगर आप देखेंगे तो केवल कहने के लिए 20 यूनिट है, लेकिन मुख्यतः कितनी यूनिट बन जाएंगी, 3। अभी मैं बताऊंगा कैसे। बाकी अगर आप लोग चाहें तो पता कर सकते हैं कि भैया पाठक साहब कौन है। अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, और मैं कभी करता भी नहीं हूं। बस आप जितने विद्यार्थी हैं जो मुझे देख पा रहे हैं, इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छी जगह पर हैं। शिक्षा विभाग में भी, मैं खुद शिक्षा विभाग में हूं, वर्ग 1 में हूं, और उसके बाद मैं इतिहास से हूं। पर आपका शहर अगर थोड़ा बहुत मुझे जानता है तो वो बोलता है पाठक साहब हिंदी वाले। अब आ जाते हैं अपन की क्या है। ये मैंने बताया कि पूरी की पूरी आपकी 20 यूनिट वो कितने में आ जाएंगी, समा जाएंगी, 3 में। अब आप देखिएगा, पहली यूनिट हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी। एक मिनट के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो मैं बता रहा था कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सारी भाषाओं की जननी कौन सी है, देव भाषा संस्कृत। इससे अब अंग्रेजी मैया की जाए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, पर उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनकी माँ कौन है, संस्कृत। अपन उस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पाली प्राकृत होते हुए फिर कैसे ये आगे बढ़ी, फिर उसके बाद में हिंदी का भौगोलिक विस्तार की उपभाषाएं कितनी है, पश्चिमी हिंदी क्या, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी। फिर उसके बाद देखिएगा, ये तो अपना हो गया। ये काहे में आ गई, पहली यूनिट काहे में आ गई आपकी। इन 20 में से जो पहली यूनिट है, अगर आप उसको देखें तो पहली यूनिट काहे में आ गई आपकी, भाषा खंड में। फिर आ जाइए हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली,
मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आप हिंदी बोल रही हैं, मेरी तो मातृभाषा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन भी है। तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, दुर्भाग्य है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में बन जाए, लेकिन हिंदी वर्तमान में राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन देखेंगे संपर्क भाषा, संचार माध्यम, हिंदी, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीजें हैं। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, आप अगर संविधान पढ़ रहे होंगे तो आपको भाग 17 पढ़ाया जाता है हिंदी के बारे में। इसके जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि अभी चयन परीक्षा है, इसमें अकेले जबलपुर के विद्यार्थी नहीं हैं, पूरे एमपी के होंगे, और एमपी के भी नहीं, अदर स्टेट के भी जो लोग क्वालिफाई किए होंगे वो भी होंगे। कंपटीशन टफ है, लेकिन अपन को क्या 100 सीट लेनी है? अपन को तो अपने लिए केवल 1 सीट चाहिए ना। चलिए, फिर हिंदी साहित्य दर्शन यूनिट नंबर 3। अब जिसको अगर अपन डालेंगे तीसरे नंबर की यूनिट, तो वो कहाँ चली जाएगी? हिंदी साहित्य। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, विभिन्न इतिहास ग्रंथ, रचनाकार आदि आदि। फिर आपने इसमें पढ़ा होगा पद्य साहित्य, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। फिर अगली इकाई जो है इकाई नंबर 4, गद्य की प्रमुख विधाएं, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, उनकी प्रवृत्तियां, साहित्यकार और उनकी रचनाएं। फिर देखिएगा, इसलिए मैंने आपको जब शुरुआत में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि भाषा खंड या जो साहित्य होता है, इसको प्रायः कितने खंडों में बांटा जाता है? 3 खंडों में। और मेनली जो होता है वो 2 खंड होते हैं। पहला क्या होता है साहित्य में? अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? गद्य खंड। दूसरा आ जाता है पद्य खंड, और तीसरा आता है चंपू काव्य। इसको अगर अपन ऐसा बनाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब गद्य में कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना। आपको तो बहुत गहराई में जाना है। खुसरो दरिया प्रेम को उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। जब तक डूब के मेहनत नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन की उम्मीद मत करना। मैंने दीपिका क्लास ज्वाइन कर ली, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, किताबें खरीद ली, नहीं, ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं, ये तो चलती ही रहेंगी। आपको अपना सर्वस्व देना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? कहानी, नाटक, उपन्यास, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। गद्य का नियामक क्या होता है? गद्य बनता कैसे है? तो याद रखिएगा, गद्य का नियामक क्या होती है? व्याकरण। जो व्याकरणों के नियम के संगत हो वो क्या कहलाएगी? व्याकरण। समझ में आ रहा आशीष जी? जैसे अगर मैंने बोला कि आशीष एक अच्छा लड़का है, तो ये एक पूरा सेंटेंस कहीं ना कहीं काहे से बंधा हुआ होगा? व्याकरण के नियमों से। लेकिन जो कविताएं होती हैं, जो पद्य होता है, जो दिल की अभिव्यक्तियां होती हैं, वो काहे में आती हैं? व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करने से बनती है। इसलिए पद्य का नियामक क्या होता है? छंद। और जो तीसरा पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? चंपू काव्य। तो उसमें गद्य और पद्य जब कोई विधा दोनों में लिखी जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? चंपू काव्य। ये मैंने इसलिए बता रहा हूं दोबारा, क्योंकि जब आपने देखा कि यूनिट नंबर 4 काय में आ गई, तो यूनिट नंबर 4 जाएगी आपके व्याकरण खंड में, और व्याकरण नियामक काय का है? गद्य का। इसलिए चौथी यूनिट में पूरा का पूरा अपन को क्या पढ़ना है? गद्य। अब आप लोग बोल रहे होंगे सब सिलेबस तो हाथ में रखा है, काहे डिस्कशन कर रहे हैं? लेकिन अभी तक ऐसा पैरामीटर बनाया था क्या आपने?
अब आपको समझ में आ रहा होगा। ज्ञान, जो आपके प्याज के छिलके सूख गए हैं ना, सारे उतार के रख दूंगा मैं। चलिए आ जाइएगा। अब ये गद्य की प्रमुख विधाएं तो ये हो जाती हैं कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, एकांकी। चलिए बताइएगा कि रामचंद्र शुक्ल जी की लेखनी ज्यादा किस पक्ष पे चली, कहानी, नाटक, उपन्यास की आलोचना? आलोचना। बहुत अच्छे। कहानी में विभिन्न युग होते हैं हर गद्य के, एक किसी के पूर्व बोल देते हैं, फिर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर पूरे युग का नाम पड़ जाता है। तो कहानी की केंद्र बिंदु कौन है? सोचना ना पड़े, प्रेमचंद। उपन्यास में प्रेमचंद, नाटक में जयशंकर प्रसाद। चलिए फिर जो अन्य विधाएं होती हैं जैसे आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, डायरी, ये सब आप देखेंगे तो ये काहे में आ जाते हैं? गद्य की गौण विधाएं। गौण माने गौण जनजाति नहीं, गौण माने द्वितीयक, सेकेंडरी। मेन कौन सी कहलाएंगी? कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना। और दूसरी क्या कहला जाएंगी? आपकी गौण विधाएं, जिसमें आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र। अब आप सीधे आइए, यूनिट नंबर 13 देखिए, उठाइए। पहला क्या लिखा हुआ है? सुदर्शन जी की हार की जीत। अब ये कहानी है कि नाटक है कि उपन्यास है कि पत्र है, क्या है? कहानी है। इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? ये कहानी। तो कहानी कौन सी विधा में आ जाएगी? मुख्य विधा। उसके बाद देखिएगा आप, राम नारायण उपाध्याय जी का क्या ऐसा नहीं हो सका या सकता, ये क्या चीज है? नहीं, आलोचना नहीं है। यही डिस्कशन करने के लिए मैं आया हुआ हूं। ये क्या चीज है? ये है पत्र। हाँ जी, लिखते चलिए। चलिए अब आइएगा यूनिट 5 में अपन देखते हैं। अपन जब पढ़ रहे होंगे तो एक एक चीज पर डिस्कशन कराएंगे कि भैया आत्मकथा क्या होती है, जीवनी क्या होती है, संस्मरण क्या होते हैं। आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए कि भैया हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी, आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन सी, सबसे प्रसिद्ध कौन सी, एक एक चीज। उसके बाद आप देखिएगा यूनिट नंबर 6। अब आपने देखा, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट क्या कर दिया। पहली यूनिट काहे में आ गई? भाषा खंड। दूसरी यूनिट काहे में आ गई? भाषा खंड। तीसरे में क्या आ गया? साहित्य। वो भी साहित्य का इतिहास। साहित्य इतिहास लिखा है कि साहित्य का इतिहास क्या है। अब सीधे चौथे से क्या में आ जाएगी? गद्य में। वो गद्य काहे से बनता है? गद्य का नियामक क्या बताया मैंने अभी आपको? व्याकरण। इसलिए यूनिट नंबर 4 और 5 काहे में आ जाएंगी भैया? गद्य खंड में। चलिए फिर देखते हैं यूनिट नंबर 6, काव्य। काव्य मतलब पद। ये काहे में आ जाएगी? आपकी साहित्य खंड में। क्यों? अब मैंने व्याकरण खंड अलग कर दिया क्योंकि व्याकरण काहे का नियामक है? इन सारी चीजों का। लेकिन इन व्याकरण के नियमों के थ्रू जो बने वो क्या कहलाएगा? गद्य। और जिसमें व्याकरण के नियमों का उल्लंघन हो वो काहे में बनाएंगे? पद्य। तो ये देखिएगा, काव्य, काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, उनका सामान्य परिचय, रस। कितने रस होते हैं भैया? चलिए 9, 2, 11 याद रखिएगा। अभी एक एक चीज पे अपन चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में छंद, दोहा। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं आशीष? नहीं मालूम? आप लोग चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा निकालने के बाद दे रहे हैं।
मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक चीजों की जानकारी होगी। 1 साल गैप हो गया, मुझे 2 साल का गैप हो गया, तो क्या मैं भूल जाऊंगा? हम देहाती मास्टर हैं। एक बात याद रखिएगा, पैसा बंडी में और ज्ञान कंठी में, तभी काम का है। चलिए, रस, छंद, छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, रोला, उल्लाला, सवैया। अलंकार, जैसे अगर हम कोई भी चीज देखने या पढ़ने से हमको जिस आनंद की प्राप्ति होगी वो क्या कहलाएगा? रस। छंद से बनेगा पद या कविता। और जैसे महिला सोने के आभूषण पहनकर सुंदर दिखाई देती है, वैसे ही इनकी शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाएंगे दोस्तों? अलंकार। एक एक चीज कहने के लिए तो इनने बस लिख दिया रस, छंद, अलंकार, लेकिन पूरा साहित्य जो है उसका एक पूरा पार्ट, पद खंड, वो इसी में ही समाया हुआ है। कोई भी 2 लाइन दे देगा, बोल देगा कि भैया इसमें रस कौन सा है, इसमें। अब ये नहीं कि भैया जो यूनिटें बटी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग वही देगा। कहने के लिए तो भैया वर्ग 2 है, 10वीं तक का पूछेगा, लेकिन कैसा संभव है भाई? इतने सारे लोगों की भीड़ में से कुछ को छांटना है, तो जो क्रीम होगी वही ली जाएगी, छाछ छोड़ दी जाएगी। बहुत सारी छाछ तो पहले राउंड में निकल गई चयन परीक्षा में। आप लोग अब कुछ छाछ भी हैं, कुछ क्रीम भी हैं, अब पूरी छाछ अलग हो जाएगी। और बहुत प्राय देखा है, कई लोग बेचारे वेटिंग में रह जाते हैं। मैं बड़ी गंभीरता के साथ बोल रहा हूं ये बात कि भारत देश में रेलवे की वेटिंग क्लियर नहीं होती। एक यात्रा करने की, तो फिर नौकरियों की वेटिंग की चर्चा तो छोड़ दें। जब तक आप सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी लाइफ का, तो नौकरी नहीं मिलेगी। चलिए, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, बिंब विधान। अब देखिएगा, ये तो एक मोटा मोटा डिवाइडेशन हो गया। चलिए, अब आते हैं यूनिट नंबर 7, शब्द भेद, संज्ञा से लेकर अवयव तक, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अवयव, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। आप लोग एक बात बताइए कि हम जो वर्तनी में अशुद्धियां करते हैं लिखने में, वो हमारे लिखने के कारण होती हैं कि बोलने के कारण होती हैं? ये प्रश्न भी आ सकता है। प्रश्न कहाँ से आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन किससे आएंगे वो तो पता है। हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, इसलिए हम जब गलत बोलेंगे तो गलत भी लिखेंगे। फिर संधि समास, 2 शब्दों को मिला के नया शब्द बनाया जाए वो क्या कहलाएगा? संधि। और समास, चलिए ये तो व्याकरण खंड में है। फिर यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 में क्या है भैया? शब्द, शब्द भंडार। अच्छा, मैं अगर एक बात पूछूं कि शब्द क्या होते हैं? बहुत अच्छे, अब आपने बात पकड़ी कि जिसका कोई सार्थक अर्थ हो वो क्या कहलाएगा? आपका शब्द। फिर शब्द भंडार। याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि जितना अच्छा आपका शब्द भंडार होगा साहित्य पर, उतनी ही अच्छी पकड़ होगी। कनक कनकते सौगनी सुना ही होगा। कनक माने क्या? अब वो सीधे पूछ लेगा कि कनक का अर्थ बताइए।
चलिए, फिर शब्द भंडार स्रोत के आधार पर, या शब्द और शब्द भंडार स्रोत के आधार पर। तत्सम, तत्सम क्या होता है भाई? बहुत मेहनत की जरूरत है, वो तो अलग ही होते हैं देशी शब्द। हमने तो तत्सम पूछा। तत् मतलब होता है पिता, सबके शब्द, सबकी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। तो जो शब्द सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं वो कहलाते हैं तत्सम। जो विदेशी भाषा या जो कालांतर में विभिन्न भाषाओं से होते हुए आगे बढ़े वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। देशज, एक हिंदी में एक प्रत्यय है जा। जा का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, उत्पन्न होना। देशज, दो देश में ही पैदा हुए शब्द हैं। कलूटा, लोटा, चमीटा, ये शब्द क्या कहलाएंगे? देशज। विदेशी जो अन्य भाषाओं से आए हुए हैं, हिंदी में फारसी भाषा से लगभग कितने शब्द आए हैं? बहुत ही स्थिति गंभीर है। मैं उम्मीद करता हूं कि भैया आप लोग बहुत मेहनत करेंगे और खास जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी करें। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समारोचित, भिन्नात्मक, अनेक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। फिर इकाई नंबर 9, ये पूरा जो है ये काहे में जा रहा है? आपका व्याकरण में। ठीक है, फिर इकाई नंबर 9 देखते हैं। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, व्याकरणिक आधार पर विकारी, अभिकारी। ये शब्द आपको पता होने चाहिए, ये सब कुछ चीजें करनी है। टाइम बहुत कम है, लग जाइए। उपसर्ग, वे शब्द जो किसी शब्द के आगे आकर उसका मीनिंग बदल दें वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। प्रत्यय, आंचलिक शब्द। वचन, कितने वचन होते हैं? बोले 7 वचन। ब्याह में होते हैं 2 होते हैं। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लाइए। सपना, सपना जी ना जी। कारक, कारक याद है? काके की, बोलिए। कर्ता ने कर्म को कर्म से, चलिए ठीक है, पढ़ा हुआ है। फिर इकाई 10, वाक्य संरचना। क्या आ गई इसमें? वाक्य संरचना, वाक्य के भेद। रचना के आधार पर यही पूछ लेगा, वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट करें, जो ऑनलाइन विद्यार्थी हैं वो बताएं। कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो बताइए। तैयार नहीं है तो तैयार करिए। अर्थ के आधार पर वाक्य, विश्लेषण, संश्लेषण, रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां, मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरों के लिए संस्कृत भाषा में कौन सा शब्द प्रयोग होता है आशीष? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, चलिए फिर सीधे आ जाते हैं। ये वो चीजें हैं इकाई 1 से लेके 10 तक जो मुख्यतः कितने भागों में बटी हुई हैं? 3, गद्य और पद्य में, या 2 में मान लीजिएगा। और इसी में आपका मतलब ये काहे में आ जाएगा? आपका साहित्य में। और फिर दूसरा क्या आ जाएगा? आपका व्याकरण खंड। और फिर उसके बाद क्या? भाषा खंड। तो देखिएगा, पहली भाषा खंड में कौन कौन सी यूनिट आ गई? पहली और दूसरी। तीसरी काहे में आ गई? आपकी साहित्य खंड में। समझ में आ रहा आपको? फिर चौथी बनी तो व्याकरण से है, लेकिन वो काहे का पार्ट बना दिया? साहित्य का, इसलिए काहे में आ जाएगा? 3rd। फिर चौथी और 5वीं दोनों काहे में आ जाएंगी? आपके गद्य खंड, मतलब साहित्य। तो इसमें आपको साहित्य लेवल का पढ़ना है। फिर आ जाइएगा काव्य, ये भी आ जाएगी आपकी यूनिट नंबर, ये आ जाएगी आपकी यूनिट नंबर 3rd में, व्याकरण खंड में आ जाएगी।
फिर शब्द 7, 8, 9, 10, ये पूरा का पूरा क्या है आपका व्याकरण है। 7, 8, 9, 10 आ गया समझ में। सिलेबस डिस्कशन किस लिए कर रहा हूं? कहने के लिए 20 यूनिट है, मैंने बता दिया आपको कि कुल 3 खंड है, उनको ही ध्यान से पढ़ना है। चलिए, फिर उसके बाद अब जो है यूनिट नंबर 10 से लेके 20 तक, अभी आप लोगों ने शायद वर्ग 1 की दी थी परीक्षा चयन वाली, नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं। जो लोग भी विद्यार्थी निकाले होंगे तो देखे होंगे कि ये जो है 1 से लेके 10 तक ये सबके लिए कॉमन है, चाहे वर्ग 1 हो चाहे वर्ग 2 हो, वही चीज इन्होंने कॉमन कर दी है, चाहे वर्ग 1 की चयन परीक्षा हो चाहे वर्ग 2 की। अब देखिएगा, अब 10 से लेकर 20 तक की सारी इकाइयां, आजकल क्या है कि आप जब नौकरियों में जाते हैं तो ट्रेनिंग ज्यादा तो कराते नहीं हैं, उसलिए जिस फील्ड में आपको जाना है, जो काम आपको करना है, वही डायरेक्ट आपको काहे में जोड़ दिया जाता है, व्याकरण में। ठीक है, तो ये सारी चीजें वर्ग 1 में भी अलग थी और वर्ग 2 में भी अलग हैं, पर ये विधाएं हैं, इनको आपको समझना होगा, कौन सी चीज किस विधा की है। छोटी छोटी यूनिट है लेकिन इनमें मर्म बहुत गहरे छुपे हुए हैं। 11 देखिएगा, प्रेमचंद गवन क्या है भैया? गवन कहानी, नाटक, आलोचना, उपन्यास। कहानी है पक्का कि उपन्यास है? चलिए, थोड़ी देर में ही पलटी मार गए, कोई बात नहीं। मन्नू भंडारी, आपका बंटी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बाणभट्ट की आत्मकथा, व्याकरण के नियमों से बना है गद्य, और गद्य की जो मुख्य विधाएं हैं उसमें होती है कहानी, नाटक, आलोचना और उपन्यास। ये काहे में आ जाएंगे भाइयों, अब आप देख लीजिएगा। फिर इकाई 12, कबीरदास, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इतना गंभीर लिखा है इन्होंने, इनकी महत्ता। वो एक बात का विषय है कि शुक्ल जी ने ज्यादा नहीं की, उनके शिष्य जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने इनके बारे में काफी कुछ लिखा। पूरी 1-2 बातों में गागर में सागर उड़ेल देने की क्षमता अगर है, वो कौन है? कबीरदास। ऐसा भिगो भिगो के जूता मारते हैं कि लगे भी जोर से और आवाज भी ना आए। जीवन की तुलना चक्की के 2 पाटों से कर दी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। आशीष अपने घर पे जाएगा तो ये थोड़ी बोलेगा कि मम्मी आज मुझे एक रुमाल एक्स्ट्रा रख दो, मैं पिसाई कराने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि चक्की चलेगी तो आंसू आएंगे। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, तो यहां पे जीवन की तुलना काहे से कर दी? चक्की से। और चक्की के 2 पार्टों के बीच में अनाज पिसता है, तो 2 पार्ट कौन से हो गए जीवन के? सुख और दुख। आदमी जब से पैदा होता है और जब तक रहता है 2 ही पक्ष होते हैं, या तो सुख या तो दुख, और इसी में पूरा जीवन कट जाता है। इतनी बड़ी तुलना कर दी कबीरदास। इनकी साखी सवद रमैनी आप देखेंगे तो आपके कोर्स में क्या डाली गई है? साखी। गुरुदेव को अंग। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि साखी में कितने अंग हैं, कौन से किसको समर्पित हैं, कैसा है, काफी गहराई में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए सूरदास। अपन बोलते हैं भैया सूरदास थोड़ा किनारे हो जाओ, अंधे को अंधा नहीं बोलते, अपने यहाँ पे क्या बोलने की? सूरदास। अब हिंदी साहित्य के विद्वान इस बात पे लड़ रहे हैं कि सूरदास जी अंधे थे वास्तव में कि नहीं थे। अरे हम बोल रहे भैया ये तो रिसर्च का विषय नहीं है,
वात्सल्य रस सम्राट किसको कहा जाता है? कम से कम उनकी रचनाएं तो देखो। अगर हम कह रहे थोड़ी भी आंखें टिमटिमाती रही होंगी तो भी आपकी तो दो ही हैं, बड़ी बड़ी घटा हैं, है कि नहीं? आप लिख के बता दो उतना। सूरदास जी, भ्रमर गीत सार, पद संख्या 21, 23 और 25। डिटेल में जाना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा कि सूरदास अपनी लेखन कला काहे पे चला रहे हैं। जब नाम ही पड़ गया वात्सल्य रस सम्राट, रस कितने हैं अभी आपने बताया 9, फिर हमने बोला 9 2 11। अभी अपन इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक रस का नाम क्या है? वात्सल्य। एक बच्चे की क्रियाओं को देखकर माँ बाप के या बड़ों के मन में जो प्रसन्नता का भाव आए वो है वात्सल्य रस। और वात्सल्य कृष्ण भगवान की लीलाओं का इतना जीवंत चित्रण किया है कि अगर आप उसको पढ़ लें तो ऐसा लगेगा जैसे कन्हैया वाकई में हमारे आंखों के सामने आ गए हैं। बिहारी सतसई किसने लिखी? आप लोग तो ऐसे मुरझाए हुए बैठे हो रे। अरे जब बिहारी बोल रहा हूं, बिहारी सतसई, सतसैया के क्या बताइए? जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। इसमें भी एक दोहा क्रमांक 1, 16 और 18। सीधी बात आपको लग रहा होगा कि भैया इस यूनिट की जो यूनिट नंबर 12 है, इसमें जो शुरुआत के 3 हैं, 1 2 3, अपन इसमें कितने दिए हैं? 3 3 6 और 3 9। केवल 9 पद याद कर लेंगे, हो जाएगा। यही तो सिलेबस बताता है ना, यही तो है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुरुआत में बोला कि भैया सबसे अच्छे मित्र कौन होते हैं? अनसॉल्व्ड पेपर और सिलेबस, ये तो दे दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा गहराई में अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए, फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं महादेवी वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदली। नीर माने क्या? पनीर, आंसू। आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा। अज्ञेय, नदी के दीप कविता, मुक्तिबोध अंधेरे में। फिर आइएगा यूनिट नंबर 13, सुदर्शन जी की हार की जीत। अभी थोड़ी देर पहले बताया शुरुआत में, ये क्या है? कहानी। राम नारायण उपाध्याय, क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये मैंने क्या बताया? ये है पत्र। पीएससी मैं हमेशा बोलता हूं कि तैयारी करने वाले जो भी बच्चे होते हैं, खासकर मध्य प्रदेश के, चाहे व्यापम की तैयारी कर रहे हो या पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे कि नायब तहसीलदार बनेंगे, डिसाइड करती है हिंदी। 5वां और 6वां पेपर होता है मेंस में। ऐसे ही एमपीएसआई निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, डिसाइड कौन करता है? हिंदी। और ऐसे ही अब तो आप लिटरेचर ही के हो, हिंदी ही के हो, तो हिंदी पढ़ना ही है। तो हिंदी को हल्के में मत लेना। अपनी मातृभाषा है बोले अपन ऐसी कर लेंगे। समझना बोलना आसान है, लेकिन एक एक चीज की गहराई तक जाना। हिंदी लिटरेचर की एक और खास बात है, अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले होते, साइंस वाले, एग्जाम क्रॉस निकल गए। कई लोग ऐसे हैं, अगर अतिथि, अब तो अतिथियों को शायद 50% रिजर्वेशन दे दिया है। अच्छा है कि बुरा है, मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा। जब दिल्ली चल रहे होंगे, 12 घंटे का सफर होगा, तब भाई आराम से चर्चा कर लेंगे, सही किया कि गलत किया। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना सीखें, ठीक है। अब आ जाइएगा भवानी प्रसाद मिश्र, श्रम की महिमा। क्या है भैया ये? आप लोग चयन परीक्षा दे रहे हो, पात्रता निकाले हुए हो, कविता है। गोपाल प्रसाद व्यास, खूनी हस्ताक्षर, ये भी कविता है। राम प्रसाद बिस्मिल, मेरी माँ, क्या है ये? आत्मकथा। दोपहर का भोजन, अमरकांत जी, ये भी क्या है? कहानी।
चलिए, फिर ऐसे ही सारी यूनिट बटी हुई हैं। इकाई 14 पढ़ लीजिएगा पूरा, इकाई 15, 16, 17, 18, 19 तक ये सारी वो रचनाएं हैं जो वर्ग 2 के हिंदी टीचर के लिए ज़रूरी होती हैं। एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं उनमें मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी कैसी? केवल जैसे कोई कविता है तो वो 1 से लेकर 2-3 पन्नों में खत्म हो गई, तो भाई चाहे तो बोले आज ये खत्म आज वो खत्म, लेकिन एक एक चीज को आपको गहराई से पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कोई एक लाइन लिखी है, उसमें कोई आ गया मम्मी और पापा, मम्मी और पापा में कौन सा समास है, समझ रहे हैं? तो सारी चीजें आपको गहराई में जाकर अध्ययन करनी होगी। फिर देखिएगा इकाई जो 20 है, ये इस बार बढ़िया डाली हुई है इन लोगों ने। व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण एवं निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित बोध, अपठित गद्यांश या पद्यांश, ये बहुत ऐसा रहेगा। मेरी को जो उम्मीद है वो ये है कि इसमें आपके 4 से 5 प्रश्न वो बनाकर देगा। एक दे देगा आपको गद्य का और एक काय का दे देगा आपको पद्य का। पूरा एक पैराग्राफ होगा। अपठित मतलब जो पहले आपने पढ़ा ना हो वही तो अपठित है ना। अगर आपने महादेवी वर्मा की कोई रचना पढ़ ली तो वो तो पहले से पढ़ी हुई है। इसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि जो बहुत सारा जो मिसलेनियस पार्ट है वो काहे से उठेगा आपका। दूसरी बात, पहले क्या होता था, जो पहले एग्जाम हुआ करते थे उसमें आप चूजी हो जाते थे, चल जाता था, कुछ तैयार कर लिया कुछ छोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पर आपको आकाश में छोड़ दिया है, जितनी आपकी क्षमता होगी आप उतना ऊपर जा सकते हैं। तो ये था सिलेबस डिस्कशन। इसकी कुछ बातें मैंने जो अभी आपको बताई उसको रिवाइज किए देता हूँ। इसमें आपने देखा भाषा क्या होती है, भाषा का जन्म कैसे होता है, भाषा कैसे बोली विभाषा होते हुए भाषा बनती है, फिर संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा बनती है। भाषा अभिव्यक्ति विचारों का लिखित रूप, लिखित रूप लिखना है तो उसके लिए कछु न कछु नियम बनाने पड़ेंगे, वो क्या कहलाएंगे? व्याकरण। व्याकरण के नियमों के अनुसार जो रचना बने वो आ जाएगी गद्य में। और व्याकरण के नियमों का जितना ज्यादा उल्लंघन होगा वो आ जाएगा पद्य में। तो रस, छंद, अलंकार। फिर कोई भी भाषा तभी समृद्धि को प्राप्त करती है जब उसका उच्च गुणवत्ता क्वालिटी का क्या हो? साहित्य हो। फिर साहित्य को डिवाइड कर दिया 3 खंड में, गद्य, पद्य, चंपू। ये है आज की क्लास का निचोड़। पर इतना हल्के में इसको नहीं लेना है। आप चूंकि लिटरेचर के विद्यार्थी हैं और हिंदी लिटरेचर में पास होना आसान होता है, लेकिन मेरिट में आने के लिए, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी जैसी आपने कान दबाया गाड़ी का, एक्सीलेटर कहाँ पहुंच गया? 60 पे, फिर 60, 62, 65, फिर 55। आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आप जुड़े हुए हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं आशाओं के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।